गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 और आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपना लॉ ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सबसे पहले देखिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये अदर थिंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाकी सभी चीज़ें जो हैं अगर हम इक्वल मान लेते हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ पर जो भी फैक्टर्स हमने पीछे स्टडी किए थे वो सब फैक्टर्स को एक बार कांस्टेंट मानना है। ठीक है, सिर्फ प्राइस को छोड़ के। मतलब जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप दो ही चीज़ें लेकर चलेंगे, एक तो प्राइस, ठीक है, एक प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी वजह से चेंज होने वाली डिमांड। ठीक है, दो ही चीज़ें। अब क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है विद द डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि क्वांटिटी कम हो जाती है अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो ये चीज़ कहना चाहता है। और ये क्या कहता है कि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस। अगर आप बाकी सभी फैक्टर्स को एक बार छोड़ दो, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इनकम है, ये सब फैक्टर्स एक बार छोड़ दो, अगर आप सिर्फ प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या चीज़ शो करता है कि इन दोनों के बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपका यही कहता है कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका आप डिमांड स्केड्यूल देख सकते हैं टेबल की हेल्प से, राइट। तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी आपको शो किया गया है। अगर इस टेबल को अगर हम देखते हैं ध्यान से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। प्राइस 10 से लेकर 9 पर आ जाता है, ठीक है, फिर 9 से कितना हो जाता है? 8 पर। तो प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पर क्वांटिटी हमारी पहले 100 थी, फिर बढ़ जाती है और फिर और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है तो आपकी क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। नेक्स्ट देखें इसके अंदर, ये देखिए, अगर इसको आप ग्राफ की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर आपको शो किया गया है एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज शो की गई हैं और वाई एक्सिस पर आपको क्या किया है? प्राइस शो किया गया। अब कहना क्या चाहता है कि जब आपका प्राइस यहाँ पर है, प्राइस पी पे है, इनिशियल प्राइस, आप इसके ऊपर क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, क्यों क्वांटिटी, लेकिन जैसे ही आपका प्राइस कम हो जाता है तो आप यहाँ पर आ जाते हैं और इस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी परचेज करते हैं, तो यहाँ क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपका ये कर्व इधर शिफ्ट कर जाता है, क्यू से Q1 क्वांटिटीज। तो आपका जो ये कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। आप पहले इस पॉइंट के ऊपर थे, ये ए पॉइंट पे थे, फिर आप इधर इस बी पॉइंट पर आ गए, तो मतलब आपका यहाँ पे ये कर्व जो है ये डाउनवर्ड होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड का आपका जो डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड बनता है, नीचे की तरफ आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ अजम्पशंस रहती हैं। अजम्पशंस क्या होती है? लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड। लॉ ऑफ डिमांड कब गुड माना जाता है, कब सही माना जाता है? जब हम अदर थिंग्स रिमेन सेम मानते हैं। अदर थिंग्स रिमेन का सेम क्या है कि जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सब जो है हमने एक बार कांस्टेंट मानी है सिर्फ प्राइस को छोड़ के। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इनकम है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। प्राइस जो है ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स हुआ करते थे, उनका प्राइस भी चेंज नहीं हो रहा है। और कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी। मतलब कि एक्सपेक्टेशन वगैरह जो हमने देखी थी कि प्रोडक्ट अवेलेबल फ्यूचर में है या नहीं, तो सब कुछ हमने एक बार कांस्टेंट माना है। हम सिर्फ एक बार स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाई मोर गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइसेस फॉल। कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं जब किसी चीज़ की कीमतें गिर जाती हैं, प्राइस कम हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। देखिए, इसका फर्स्ट रीज़न होता है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये चीज़ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज करते रहते हैं, कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि एज कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, जैसे ही कंजप्शन इंक्रीज किया जाता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव की जाती है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो वो कम होने लगती है। अकॉर्डिंगली फॉर ईच एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज, जैसे ही हम एडिशनल यूनिट परचेज करते हैं, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे
लेस प्राइस एंड लेस प्राइस। तो इसलिए कहते हैं कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेस करते हैं तो आप उसके लिए कम कीमत देने को तैयार होते हैं, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट से आपको कम यूटिलिटी मिलने वाली है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मास ऑन यूटिलिटी जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि यहाँ पर कहता है कि इनकम इफेक्ट रेफर करता है इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड पर इफेक्ट पड़ रहा है कब? व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। जब बायर की रियल इनकम चेंज हो जाती है, किसकी वजह से चेंज होती है? ओइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में प्राइस चेंज होने की वजह से बायर की रियल इनकम चेंज हो रही है। विद अ फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस गिर जाता है, विद अ फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेज, रियल इनकम बढ़ जाएगी। मतलब मान लो कि आप पहले कोई क्वांटिटी परचेज करके ला रहे थे, 4 क्वांटिटी आप परचेज कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए पहले आपको 10 रुपये पे करने पड़ते थे। अब वही 4 क्वांटिटी आपको 10 रुपये की जगह 8 रुपये में मिल जाती है, तो 2 रुपये आपके बच गए ना। तो ये क्या कहता है कि जैसे ही कीमतें गिरी तो आपके पास रियल मनी इंक्रीज़ हो गई। तो रियल मनी इंक्रीज़ हो जाती है तो इसकी वजह से भी आपकी डिमांड और एक्सपैंड हो जाती है। मतलब इस 2 रुपये को आप कहीं और खर्च कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं क्वान्टिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, इनकम फैक्ट की वजह से भी ये कर्व डाउनवर्ड आता है, या फिर ये कहें कि इनकम फैक्ट की वजह से भी जो हम प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि रेफर्स टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ, जब हम एक कमोडिटी को क्या करते हैं कि दूसरी कमोडिटी की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। अगर एक चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, हम उसे परचेज करेंगे एज कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप का जो साइज है वो भी यहाँ पर इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, जैसे किसी चीज़ का प्राइस गिरता है तो हम मोर एंड मोर बायर्स कैन अफोर्ड इट। अगर मान लो कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है उसको अफोर्ड कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली इसकी वजह से भी डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपैंड हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कि डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस कहता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, सेवरल यूजेस होते हैं। जैसे अगर मिल्क को ही ले लो, इसके बहुत से यूज़ है, आप इसको कर्ड, चीज़, बटर में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस ऑफ द मिल्क रिड्यूस, अगर दूध सस्ता हो जाएगा तो हम इसके बहुत से यूज़ करेंगे, लेकिन अगर दूध महंगा हो जाएगा तो हम इसको सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में ही यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट यूजेस के कारण भी जो है यहाँ पर डिमांड एक्सपेंड होती है। तो इसके जो आपको ये रीजंस हैं याद रखने हैं, ठीक है, कि ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। और दूसरा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि हम ज़्यादा सामान क्यों परचेज करते हैं जब कीमतें गिर जाती हैं। तो ये सब इसके जो है कॉजेज हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस होते हैं कि उपवाद, मतलब कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या कहता है कि सम कमोडिटीज़ हुज डिमांड एक्सपेंड। कहते हैं कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब प्राइस बढ़ जाते हैं। मतलब प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है। कब आ जाता है? कुछ केसेस ऐसे हैं तो उनके अंदर आ जाता है ऐसा पॉजिटिव रिलेशन, और उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन होते हैं। मतलब इन गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है सिर्फ उसके प्राइसेस जब बढ़ते हैं। इट मीन्स इनकी डिमांड गिर जाएगी जब इनके प्राइसेस कम हो जाएंगे। इनको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्यों कहा जाता है? देखिए, होता क्या है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल ही तभी होगी जब वो इंक्रीज, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे डायमंड है, डायमंड इसीलिए बिकता है क्योंकि वो महंगा है, क्योंकि कुछ लोग ही उसे अफोर्ड करते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो एक रिच और रॉयल पीपल ही क्या करते हैं, उसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रिचेस्ट कैटेगरी के लिए होते हैं और वो महंगे होंगे तभी वो बिकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ वेबलन गुड्स कहते हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में देखिए क्या होता है कि गिफन गुड्स एक तरह का हाईली इन्फीरियर गुड्स होता है। मतलब इन्फीरियर गुड्स का ही एक प्रकार होता है जिसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। मतलब जैसे ही अगर आपकी इनकम बढ़ने लगेगी तो आप जो है ये घटिया प्रकार के जो गुड्स होते हैं, ये गिफन गुड्स होते हैं, ये कम खरीदेंगे। तो गिफन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या कर देंगे, आप कम कर देंगे। तो इनकम के साथ इसका कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगेगी तो आप क्या करेंगे, ये घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या कहता है कि जब प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल, जैसे ही इनका प्राइस गिरता है तो इनकी जो डिमांड भी गिर जाती है। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इनकम के साथ इसका कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है।
इनकम और डिमांड पढ़ते हैं गिवन गुड्स की डिमांड, तो नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन अगर प्राइस और हम गिवन गुड्स की डिमांड को अगर स्टडी करते हैं, प्राइस और गिवन गुड्स की डिमांड को अगर स्टडी करोगे तो यहाँ पर इसका कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो गिवन गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी आपकी। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, और इसको हम गिवन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इरेशनल जजमेंट। कई बार क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपनी जजमेंट सही नहीं करते। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम ना हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है इसका मतलब वो गुड क्वालिटी का नहीं है। हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है, हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इरेशनल जजमेंट भी कई बार हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कहता है, व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। हम कई बार क्या करते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करते हैं उसके प्राइस से। अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही हो तो हम सोच लेते हैं अच्छी क्वालिटी का नहीं है ये। तो ये क्या होता है, इरेशनल जजमेंट होती है। परहैप्स इट इज़ ओइंग टू अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन organic non-organic products in the market that richer sections of the society consider organic as of a very high quality। कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पर मोस्टली अगर हम रिचर सेक्शन की बात करें तो उनको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को वगैरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बट कि हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसके ऊपर लिखे हुआ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक से ही उसको जज कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है इन गुड्स की हैज टेंड्स टू राइज व्हेन द प्राइस आर एक्सट्रीमली हाई। तो अगर इन प्रोडक्ट्स के प्राइस ज़्यादा होने लगते हैं तो हम इनकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो मतलब अच्छा होगा। तो ये ऐसा नहीं होता, ये हमारी इरेशनल जजमेंट होती है। आई होप यहाँ तक आपको अभी क्लियर होगा ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। अब क्या कहता है कि जब हमारा एक्सेप्शनल केसेस हमने जो स्टडी किया, एक्सेप्शंस के केसेस में अगर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा कैसा बनेगा, हमारा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा। जबकि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम करता है तो वहाँ पर कर्व कैसा बनता है, सिर्फ डाउनवर्ड बनता है। अब यहाँ पर फेल हो गया, मतलब यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस एंड कमोडिटी, प्राइस जैसे ही बढ़ा क्वांटिटी भी हमारी बढ़ गई, तो ये कर्व जो है ऐसे बनेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, तो ये इस तरह से आप कर्व देख लीजिएगा एक बार, इस तरह से बनेगा ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, और एक होता है हमारा मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये कैसे काम करता है इसको भी हम देखते हैं। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या रेफर करता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द increase or decrease in quantity purchased of a commodity in response to increase or decrease in its own price, other things remain constant। आपको ये लाइन सुनने में बड़ी लग रही होगी कि बहुत कुछ कह गई है। सिंपल सी बात बोल रही है कि क्वांटिटी डिमांडेड रेफर करता है क्वांटिटी जो हम परचेज करने वाले हैं कमोडिटी का, उसकी इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना। मतलब क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेंगे या कम परचेज करेंगे, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है उसके खुद के प्राइस के ऊपर, ओन प्राइस पे। बाकी सभी चीज़ों को कांस्टेंट मानता है, सिर्फ यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस करेंगे। इसको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, ये अगर सिचुएशन हमें रिप्रेजेंट करनी हो तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इतनी चीज़ याद रखनी है, इसको आप क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है कि अगर हम ये चीज़ कहें कि चेंज इन डिमांड, अब पढ़ रहे हैं चेंज इन डिमांड, पहले पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चेंज इन डिमांड क्या कहता है कि रेफर करता है इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, इस चीज़ का इफेक्ट किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से नहीं, अदर देन प्राइस, वो फैक्टर जैसे इनकम वाला हमने पढ़ा था, अदर देन प्राइस, उसके हिसाब से चेंज होगा। मतलब यहाँ पर हमने टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम और पॉपुलेशन ये सब कंसिडर करने हैं। जब हम ऐसे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डिमांड कर मूव नहीं करेगा, डिमांड कर शिफ्ट कर जाएगा। ये दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अभी यहाँ देखो, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व बोल दो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहता है, व्हेन ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, सिर्फ प्राइस अलोन, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेस की जाती है बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व, इसको हम मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी बोलते हैं।
अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसको आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कहता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। आप इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं और चेंज इन डिमांड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, शिफ्ट करेगा या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। कब? जब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से? चेंज इन फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, अदर देन ऑन प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से। अगर डिमांड कम हो गई तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक सा आपका चार्ट है, इस चार्ट की हेल्प से आपको समझाया गया है। यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिगर की हेल्प से। सी सबसे पहले हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। उसके दो पार्ट थे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या शो करता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस, ये देखिए यहाँ पर आपको शो किया गया प्राइस और ये है क्वांटिटी। अगर किसी चीज़ का प्राइस 5 रुपये है तो हम उसकी एक क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। अगर उसका प्राइस घटकर 1 रुपया जाता है तो हम उसकी 5 क्वांटिटी परचेज करने लगते हैं। तो यहाँ पर सिंपली शो क्या कर रहा है, जैसे ही प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, यही चीज़ शो कर रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो जब प्राइस क्या है आपका 5 रुपये, ठीक है, तो आप उसकी एक क्वांटिटी परचेज करते हैं। जैसे ही प्राइस कम हो जाता है हम उसकी 5 क्वांटिटी परचेज करते हैं, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गए। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। ऐसा तो नहीं है हमारा एक और डिमांड कर्व बन गया था, है तो उसी डिमांड कर्व के ऊपर, लेकिन पॉइंट यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस कम होने की वजह से हमारी डिमांड जो है ज़्यादा हो गई, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन वाला केस है ये, और मूव कर रहे हैं सिर्फ एक ही कर्व के ऊपर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या कहता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपया है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपया है तो हम उसकी 5 क्वांटिटी परचेज करते हैं। जैसे ही वो महंगी हो गई तो हम उसकी एक क्वांटिटी परचेज करने लगे। तो यहाँ पर डिमांड क्या हो गई, क्या हो रही है डिमांड, यहाँ डिमांड कम हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो रहा है। अभी डिमांड कम हो रही है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन वाली डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ देखिए हम लोग पहले इस प्राइस पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि पहले अगर प्राइस 5 है तो हम इसकी एक ही क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पर प्राइस 1 है तो हम इसकी 5 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिचुएशन आप पहले इस पॉइंट पे थे, ठीक है, अब प्राइस बढ़ गया तो आप यहाँ चले गए। ये आपका इनिशियल प्राइस है और ये आपका करंट प्राइस है। आप यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं प्राइस पे, ठीक है, यहाँ पहुँचे तो आपकी क्वांटिटी भी जो है कम हो जाएगी, क्वांटिटी इस तरफ शिफ्ट कर गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इनिशियल क्वांटिटी क्यू थी, ये आपकी करंट क्वांटिटी Q1 आ गई। ठीक है, तो आपका डिमांड कर्व इस पॉइंट पर आ गया। पहले आप यहाँ थे, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, इस पॉइंट पर आ गए, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या होता है कि एक ही कर्व के ऊपर मूव करते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वहीं पर मूव करते हैं। दूसरी तरफ अगर इंक्रीज और डिक्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंज होती है ओइंग टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। मतलब प्राइस में चेंज नहीं होगा, प्राइस के अलावा बाकी सभी फैक्टर्स में चेंज होगा। तो हमारा यहाँ कर्व शिफ्ट करेगा या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब देखो जैसे इंक्रीज इन डिमांड होता है, ठीक है, अब क्या कहता है कि मोर ऑफ कमोडिटीज़ परचेज अगर की जाती हैं इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस पे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, प्राइस वही है, कमोडिटी ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमारी सिचुएशन चेंज हो गई होगी। हो सकता है हमें टेस्ट अच्छा लगने लग गया उसका, या हमारे पास पैसे ज़्यादा आने लग गए तो हम उसी प्राइस के ऊपर ज़्यादा क्वान्टिटी परचेज करने लग गए। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जैसे ये देखिए प्रोडक्ट का प्राइस पहले भी 10 रुपये था, अब भी 10 रुपये है, लेकिन पहले हम 20 खरीदते थे, अब हम 30 खरीदने लगे। प्राइस तो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा क्यों खरीदने लगे? हो सकता है इनकम ज़्यादा आ गई हो हमारे पास, हमारा टेस्ट उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा बन गया हो, तो ऐसा रहता है। अगर इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ देखो ये क्वान्टिटी रिप्रेजेंट की है, यहाँ प्राइस तो पहले भी 10 था, हम 20 ले रहे थे, प्राइस अभी भी 10 है, हम 30 लेने लग गए, तो हमारा डिमांड कर्व जो है आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड कर्व, राइट। ऐसे ही अगर आप देखते हैं यहाँ पर, अब कहते हैं कि हमारी किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिमांड क्यों बढ़ जाती है, हो सकता है इनकम ज़्यादा आ गई, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था उसका प्राइस बढ़ गया हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो
जो है उनकी डिमांड प्राइस फॉल हो गया हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया हो हमारा किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, हो सकता है एक्सपेक्टेशन जो है वो चेंज हो गई हो फ्यूचर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है, बस प्राइस के अलावा बाकी सभी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका आता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि प्राइस अब भी सेम है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गिर गई। 10 रुपये प्राइस था तो आप 30 ले रहे थे, अब भी 10 रुपये ही है, फिर आप 20 क्यों लेने लग गए? हो सकता है आपकी कमाई कम हो गई हो सकता है आपका टेस्ट कम हो गया हो, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट प्राइस के अलावा बाकी सभी रीज़न होंगे। और अगर इसी को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो प्राइस पहले भी 10 था, ठीक है, प्राइस पहले भी 10 था तो आप 30 ले रहे थे, अब 20 ले रहे हो, तो मतलब आपका कर्व यहाँ से यहाँ आ गया, इस तरफ शिफ्ट कर गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड कर्व। तो ये दो कंसेप्ट हमने किए, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड द एक आपका है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो कॉजेज़ दिए हैं कि हमारी डिमांड क्यों कम हो जाती है, ये सब अपोजिट हो जाएंगे उसके जो हमने इंक्रीज इन डिमांड में पढ़े थे, मतलब इनकम कम हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी रीज़न हो सकते हैं आपके, इनकम का कम हो जाना, किसी प्राइस का सब्स्टिट्यूट प्राइस का गिर जाना, तो आप उसकी तरफ शिफ्ट कर गए हो। तो ये जो रीजंस हमने इंक्रीज में पढ़े थे वही इसके अपोजिट हो जाएंगे डिक्रीज के रीजंस। एक बार आप इसे रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है इसके अंदर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसका डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं, और ये एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड कर्व का बेसिक डिफरेंस है। तो आज आप यहाँ तक करेंगे, बाकी का हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।